शमशान एक अविश्वसनीय डरावनी आत्मा की कहानी। दूर तक शांत नीले समुद्र के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पे कौन नहीं रुकना चाहता, सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए पे लिया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी राजेश के पास। गांव में पुरखों की ज़मीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। ज़िंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समुद्र के किनारे था। सामने नीला समुद्र और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज़ ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे। अपने सपनों में ही वो जैसे जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो वहाँ किसी की नज़र जल्दी लग जाती है। ऐसे ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनकी सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। राजेश, मुझे तंग मत करो न प्लीज़, आज तो सोने दो, आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा। कल्पना अपना मुंह तकिए में छिपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी और जोर की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और उसको सिर्फ देखता ही रहा। क्या देख रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके ही पूछा। अब हम आपको देख भी नहीं सकते। हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए सपनों से कम थोड़े न हैं। राजेश ने बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। हम आज जनाब का क्या इरादा है? कहाँ घूमने लेके जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। सुबह का भी बाहर से मंगाते हैं और रात को कहीं बाहर ही खा के आते हैं। कल्पना ने अपनी मन की सुनाई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। दोपहर का खाना खाकर दिन भर टीवी देखते रहे दोनों। राजेश को नींद आई तो वो थोड़ा सो गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के कुछ 1:30 बजा होगा। खट 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 खट। अचानक ही उनकी बेडरूम खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंख खुल गई। देखा कि राजेश तो मज़े में सोया पड़ा है। उसने उठते हुए खिड़की बंद की, लेकिन जैसे कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, आ भूत भूत राजेश भूत। कल्पना की चीख ने राजेश की नींद तोड़ दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना राजेश से लिपट कर रोने लगी। राजेश तुम्हारे बगल में भूत था। मैंने यहाँ खिड़की बंद करने आई थी, मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने आई तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पे बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक काला साया था जो मेरी जगह सोया था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसा दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा, पगली, मैं तो तुम्हारे साथ में ही हूँ, तो तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा भला? वो रात कैसे तो बीत गई। सुबह हुई, लेकिन कल्पना सोई थी। आज नाश्ता और टिफ़िन भी राजेश ने खुद से ही बनाया था। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार किया और साथ में कॉफ़ी लेके बेडरूम में चला गया। कल्पना अब भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर नहीं रुक सकते? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। कल्पना ने एक गुजारिश की। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आऊँगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं हम। राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसको दूर तक जाते कल्पना निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी राजेश ने बनाया था। सोचा अब बाहर
लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूँ। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताब पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखा। उसकी लाल आंखें, जैसे खून था आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज़ लगाई, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए नए आए हो क्या? आवाज़ सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर बातें करने लगी। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन यह घर काफ़ी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली किया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता ही नहीं। तुम लोगों ने सब पूछ के ही लिया नया घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा, घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज़्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज़ लगाई तो वो औरत चली गई, लेकिन कल्पना कुछ सोच में पड़ी रही। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर के अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं किया। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आँख कब लगी कुछ पता नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही कल्पना की नींद खुल गई। वो दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन में सोई थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह पर रख दिया। शाम को घूमकर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों ने खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाज़ा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देख के उसको चक्कर ही आ गए। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देख एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। यह सब क्या था, ये सोचने का उसके पास मौका नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के कहाँ जाता, लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे। सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नज़र आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप। खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे उसने अंदर कदम रखा, कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। भयंकर काली डायन बन चुकी थी वो, जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसा। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा। तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाज़ा खोल के समुद्र के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहाँ। एक पेड़ के पास जाकर ज़मीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज़ में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ में लेकर आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ, आंटी ने आगे कहा। मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था।
तभी मैंने अपनी पहचान के तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक बोलने लगा कि यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज़्यादा हो तो तब यहाँ वहाँ घूमती है, जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और जिससे वो टकराए आत्माएं उस पर अपना कब्जा कर लेती है और वो उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती है। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज़ कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम महासाधना करते हैं, ये उसके सिर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। राजेश ने वैसे ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसको उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आए। उसको एक काला साया दिखा था उसके बिस्तर पर। बस उसी दिन से कल्पना बदल गई, राजेश ने बताया। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है, उसको अमर होना है और वो उसको मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज़ आई। राजेश, मुझे बचा लो प्लीज़, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोला। कल्पना एकदम से वो शैतानी आवाज़ में बातें करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेके राजेश के सिर पर मारा। राजेश बेहोश होकर गिर पड़ा। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चली और कल्पना को लेकर कहीं भाग गया। राजेश को पानी मारकर होश में लाया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया था। उनको कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा समय कम है, यह साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई इंसानी शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहाँ एक हवन जल रहा था। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहाँ आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहाँ खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पर मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया। पहचानना मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथी तांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे झुके, वैसे डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल किया। उन्होंने राजेश को इशारे से
वो त्रिशूल से साये का खात्मा करने को कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा। इतने में वहाँ हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पे जाने वाला था, उसको मानव शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठ कर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद को गई। अपने पति को वो मारता हुआ कैसे देख सकती थी। वो साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना है और कौन साया समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया, कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साये के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख के राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर भागा। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुँचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके शरीर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा, सिर्फ कंघी दिख रही थी, कल्पना गायब थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।